फिल्म की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है जिसे एक अनजान आदमी बैग में रख लेता है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें कबीर, उसकी वाइफ ज्योति और 2 बच्चे जानवी और ध्रुव होते हैं। कार में जानवी अपने पिता से कहती है कि वह अपनी फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है। कबीर मान जाता है, लेकिन कबीर के कुछ शर्त थे। शर्त ये थी कि जानवी अपने सभी फ्रेंड्स का नाम और फोन नंबर कबीर को देगी और जानवी को हमेशा अपना लाइव लोकेशन शेयर करना है। जानवी इसके लिए मान जाती है और ट्रिप पे जाने से पहले ये फैमिली अगले दिन एक छोटी आउटिंग पे अपने फार्म हाउस के लिए निकलते हैं और रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं। यहाँ खाने में ये लोग पराठा मंगवाते हैं, लेकिन जानवी इस पराठे को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत बटर था। कबीर यहाँ 2 चाय ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उसके पास चेंज नहीं था। ऐसे में वहाँ खड़ा एक अनजान आदमी अपने लिए 1 चाय लेता है और 2 चाय कबीर की फैमिली के लिए भी ले लेता है। कबीर उसे अपने टेबल पे इनवाइट करता है और वो आदमी जो अपना नाम वनराज कश्यप बताता है, वो कबीर की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगता है। वनराज कहता है कि मैं जानवी का पराठा खा लेता हूँ और तुम मेरा लड्डू खा लो। जानवी फौरन वनराज का दिया हुआ लड्डू खा लेती है, लेकिन लड्डू खाते ही जानवी को थोड़ा अजीब फील होता है। फिर वनराज जानवी को ये बटर वाला पराठा खाने कहता है। सरप्राइजिंगली जानवी बिना सवाल किए अपना पराठा पूरा खा लेती है। इसके बाद ये लोग खा पी के वहाँ से निकलते हैं और जाने से पहले वनराज जानवी को एक बिस्किट देता है। फार्म हाउस पहुँच के वो सबसे पहले उस बिस्किट को खाती है। अब यहाँ पर पूरा परिवार खूब एंजॉय करते हैं और ज्योति नोटिस करती है कि वनराज इनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। वो ये बात कबीर को बताती है और जब तक कबीर पूल से निकल के वनराज से मिलने जाता, जानवी उसे ऑलरेडी घर के अंदर बुला लेती है। वनराज का कहना था कि उसका फोन डेड है और वो यहाँ से बस अपनी बेटी को फोन करना चाहता है। कबीर को ये अजीब तो लगता है, लेकिन वो वनराज की बात मान लेता है। हम देख पाते हैं कि वनराज यहाँ जानवी पर नजर रख रहा था और अब भी जानवी उसकी हर बात मान रही थी। ज्योति वनराज के घर में आने से खुश नहीं थी। जानवी वनराज से बात करने लगती है, जहाँ वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और अपने लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बताती है। वनराज कहता है कि तुम ट्रिप पे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है। वो जानवी को इस प्रस्ताव पे ओके बुलवाने ही वाला था, लेकिन तभी ध्रुव जानवी की तरफ बॉल फेंकता है। अब ध्रुव बार बार जानवी से खेलने को कह रहा था और ऐसे में वनराज जानवी से कहता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे उसे खेलने का मन ही ना करे। इसके ठीक बाद जानवी ध्रुव को स्विंग पर बिठाकर उसे बहुत जोर से झुलाने लगती है। इससे ध्रुव डर के चीखने लगता है और यह बात ज्योति नोटिस करती है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को रोकते हैं। कबीर जानवी पर थोड़ा गुस्सा होते हैं और वहीं बैठा वनराज कहता है कि जानवी पापा से सॉरी बोलो और जानवी तुरंत सॉरी बोलती है। अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से इनके फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे आपके फैमिली के बारे में सब पता है। वो जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड विवान को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली जानवी ठीक ऐसा ही करती है और यह सब देखकर जानवी के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। कबीर फौरन वनराज को यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन वनराज जाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कबीर वनराज को पकड़ के घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जानवी एकदम से अपने पिता से ही लड़ने लगती है। जानवी का बर्ताव एकदम पागलों जैसा हो जाता है। जानवी कहने लगती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए जरूरी है। वनराज यहाँ बताता है कि उसने जानवी के साथ काला जादू किया है। अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा, क्योंकि जानवी वनराज के वश में है। ये सब देख ज्योति रोते हुए वनराज से पूछती है कि आपको हमसे क्या चाहिए। वनराज कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वनराज चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स उसका दान कर दे, यानी खुद कह दे कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है। वैसे तो वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आगे चल के फ्यूचर में उसका वशीकरण टूट सकता है, क्योंकि दिल से जानवी अपने पेरेंट्स को याद करती रहेगी। इसीलिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है। और कबीर एंड ज्योति को यह कहना है कि वो अपनी बेटी को आजीवन अर्पण कर रहे हैं। कबीर इसके लिए तैयार नहीं होता और ऐसे में वनराज कहने लगता है कि जब कोई मेरे सामने तड़पता है और गिर गिराता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह के वनराज जानवी को एक लत मारता है और इसके लिए कबीर वनराज को पीटने लग जाता है। वनराज जानवी से ध्रुव का सर फोड़ देने कहता है और जानवी ऐसा ही करती है।
दूसरी तरफ हम पुलिस को यहाँ आते देखते हैं क्योंकि ज्योति बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर मिस्ड कॉल दे रही थी। पुलिस घर के अंदर आती है और यहाँ हम कबीर, ज्योति और वनराज को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानो ये सब फैमिली फ्रेंड्स हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वनराज ने जानवी को एक गैस सिलेंडर के ऊपर गैस ओपन करके बैठा दिया था। साथ ही उसके हाथ में माचिस थी, यानी अगर कबीर या ज्योति अपना मुंह खोलते तो जानवी गैस में आग लगा देगी। फिर कबीर पुलिस को यहाँ से भेज देते हैं। कबीर यहाँ वनराज को घर और पैसा भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज कबीर के सामने ही पैसा जला देता है और कहता है कि धन की लालच मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये उम्रा की रात मेरे लिए आई है। उम्रा परछाई का वो काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुँचती। इसी बीच मौका पाके ज्योति चाकू लेके वनराज पे हमला करती है। यहाँ काफी हाथापाई शुरू हो जाती है और कबीर जानवी को बांध देता है और वनराज को पकड़ लेता है। वनराज फौरन जानवी को जोर जोर से हंसने को कह देता है और जानवी हंसना शुरू करती है। ऐसे में कबीर को ना चाहते हुए भी वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वनराज को वो मार भी देता है तो भी जानवी हंसती ही रहेगी। अब वनराज जानवी से अपने छोटे भाई ध्रुव को मारने को कहता है। वनराज के ऐसा कहते ही जानवी ध्रुव को मारने चल देती है और कबीर और ज्योति जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। जानवी ध्रुव को खोजने लगती है और उसे छत पे पाती है और उसे नीचे फेंक देती है। फिर कबीर फौरन ध्रुव के लिए नीचे जाते हैं और ध्रुव की हालत गंभीर थी, इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी का अर्पण कर देते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी के साथ यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी ज्योति से ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और वो खुद जानवी के लोकेशन को ट्रैक करते हुए वनराज का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम वनराज को अपने अड्डे पे पहुंचते देखते हैं, जहां वो कई लड़कियों को अपने वशीकरण का शिकार बना के रखा था। वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लड़कियों को आजाद कर देगा। फिर वनराज खुद को किसी तरह के रिचुअल के लिए तैयार करता है और हम सभी लड़कियों को ट्रांस स्टेट में देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि वनराज कुछ यज्ञ जैसा कर रहा है, जहां वो इन सभी लड़कियों को अग्निकुंड में डाल के उनका बलिदान देने वाला था। अब कबीर किसी तरह लोकेशन पर पहुंचता है और कुछ लड़कियां कबीर पर हमला करती हैं। कबीर इन सब से लड़ते हुए फाइनली आग वाली जगह पे पहुंचता है और इस पॉइंट पे वनराज अपना प्लान बताता है। दरअसल इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी से सिर्फ नजर मिलाकर उन्हें अपने वश में कर पाएगा। उसे किसी को कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनराज कहता है अब मैं सभी को अपने वश में करूंगा और मैं उनका भगवान बनूंगा। इसके बाद वनराज फिर से अपना रिचुअल शुरू करता है, जहां वह काली कठपुतलियां आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थीं। अब इससे पहले कि वनराज अपनी आखिरी लाल वाली कठपुतली फेंकता, कबीर उस पर हमला करता है और कबीर उसका जीभ ही काट देता है। कबीर वनराज के जीभ को आग में फेंक देता है और यहाँ सारी लड़कियां कबीर पे हमला बोल देती हैं। तभी एकदम से वनराज की आवाज आती है कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगे और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। ये सुनते ही लड़कियां रुक जाती हैं और आजाद हो जाती है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हम समझ पाते हैं कि पूरे घटना के दौरान कबीर ने अपने पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। इनके फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जहां वनराज इन्हें चिढ़ाते हुए कह रहा था कि आपको क्या चाहिए कि मैं सभी को आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाए। इस ऑडियो को रिकॉर्ड और एडिट करके कबीर ने परफेक्ट बना लिया था, जो कि वो अभी प्ले करके सभी लड़कियों को आजाद कर देता है। अगले सीन में हम पुलिस को भी देखते हैं और अब सभी लड़कियां अपने घर वापस जा चुकी हैं और अपने परिवार से मिल रही हैं। अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद की आती है, जहाँ मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहाँ चूहा पकड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर था, जो कि एक बेसमेंट के अंदर वनराज को कैद करके रखा है। वो वनराज को चूहा और चाय पत्ती खाने को देता है और कहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यही बेसमेंट वनराज का नर्क है और कबीर उसका भगवान, या फिर हम कबीर को शैतान भी कह सकते हैं। और इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है।